मेरा नाम विरिंदा है। कुछ दिनों से मेरी तबीयत ठीक नहीं है। आज मैंने सोचा कि मेरे पति के ऑफिस जाने के बाद मैं डॉक्टर के पास उसके क्लिनिक चली जाऊंगी। और मैंने ऐसा ही किया। जब मेरा पति सुबह ऑफिस चले गए, उनके जाने के बाद ही मैं क्लिनिक गई। और जो खबर मुझे डॉक्टर ने सुनाई, उस खबर का तो मुझे बहुत सालों से इंतज़ार था। मेरी शादी को 10 साल हो गए थे। अब जाकर मेरी प्रार्थना का फल मुझे मिला था। मैं तो खुशी से फूले नहीं समा रही थी। आज जाकर मेरी फैमिली पूरी होने वाली थी। मैं सोच रही थी कि जब मेरे पति ये खबर सुनेंगे तो वो कितना खुश होंगे। उन्हें भी सालों से इस खबर का इंतज़ार था। जब मैं घर में आई तो मेरे चेहरे की खुशी देखकर सबको अंदाज़ा हो गया कि मैं बहुत ज़्यादा खुश थी। बेसब्री से मेरे पति के आने का इंतज़ार कर रही थी। आज मेरे चेहरे पर अजीब सी मुस्कुराहट थी, जो कि कम होने का नाम ही नहीं ले रही थी। किचन का काम पूरा करने के बाद मैं अपने कमरे की तरफ गई और मैंने अपने कमरे को भी सजाया। मेरे पति शाम को ऑफिस से सीधा घर ही आते थे। उनकी आने में कुछ देर ही थी। इतने में मैं अपने कमरे में चली गई। मैंने आज नए कपड़े पहने थे, हल्का फुल्का मेकअप चेहरे पर किया था, उसके पसंद का खाना बनवाया था और ढेर सारी मिठाइयाँ मंगा ली थी। अब सब कुछ तैयार था, बस मेरे पति के आने का इंतज़ार था। मैं कमरे में बैठकर बेचैनी से उनका इंतज़ार कर रही थी। पता नहीं कि अगले पल क्या होने वाला है, मेरे ऊपर कौन सा आसमान टूटने वाला है। मैं नहीं जानती थी कि मेरी सारी दुनिया बदलने वाली है, मेरे सारे किरे किराए पर पानी फिरने वाला है। मैं अपने ही ख्यालों में बैठी थी। अचानक नीचे से शोर की आवाज़ आने लगी। मेरा दिल काँप सा गया, यह सोच के पता नहीं क्या हुआ है जो नीचे से इतनी आवाज़ें आ रही है। इससे पहले तो हमारे घर में कभी भी ऐसा शोर नहीं हुआ था। मैं उठकर नीचे जा ही रही थी, तभी मेरी नंद भागते हुए मेरे पास आई। वह बहुत डरी हुई थी। वो कहने लगी कि भाभी, वहाँ पर नीचे सीढ़ी पर चलने की वजह से उसकी सांस फूल रही थी, इसलिए वह अपनी बात पूरी नहीं कर पा रही थी। मैंने उसे बेड पर बिठाया और उसके हाथ में पानी का गिलास दे ही रही थी कि तभी उसने मुझसे जो बात कही, वह सुनकर तो मेरी सांस ही अटक गई थी। पानी का गिलास मेरे हाथ से नीचे गिर के टूट गया था। मुझ पर तो जैसे आसमान टूट पड़ा था। मुझे अपने कानों पर यकीन नहीं आ रहा था। मैं आंखें फाड़कर उसकी तरफ देखने लगी। मैंने उससे कहा, यह तुम क्या कह रही हो? तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया है? मुझे लगता है तुम पूरे तरीके से पागल हो चुकी हो। कम से कम आज के दिन तो मुझसे ऐसा बेहुदा मजाक मत करो। मुझे तुमसे इस तरह के मजाक की उम्मीद नहीं थी। मैंने बहुत गुस्से में उससे यह सब कुछ कहा था, और जो कुछ उसने मुझसे कहा उसके बाद तो शायद मुझे ऐसा ही कुछ करना चाहिए था। मैंने उसकी बात को नज़रअंदाज करते हुए कांच के टुकड़े उठाने शुरू कर दिए। मेरी नंद मेरे साथ नीचे ज़मीन पर बैठ गई और मुझसे कहने लगी, भाभी, मैंने आज तक आपसे कोई मजाक नहीं किया है, और आज के दिन मैं तो आपसे ऐसा बेहुदा मजाक क्यों करूँगी? काशी के ये एक मजाक ही होता। मैं जो भी कह रही हूँ बस कुछ सच है। आप होश में आइए और मेरे साथ नीचे चलिए। मैंने उसका चेहरा देखा और उसके चेहरे से साफ पता चल रहा था कि वो सच कह रही है। ऐसा कैसे हो सकता है? मैं कैसे मान लूँ कि यह सब कुछ सच है? ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। मेरे तो दिमाग ने काम करना ही बंद कर दिया था। जो खबर मुझे मिली थी उसने मुझे हिला कर रख दिया था। मेरी तो जैसे दुनिया ही उजड़ गई थी। ऐसा लग रहा था जैसे सातों आसमान एक साथ ही मुझ पर गिर गए हैं। कुछ देर पहले तो सब कुछ ठीक था। मैं कितनी खुश थी। मेरा दिल कुछ भी मानने को तैयार नहीं था। ना चाहते हुए भी मैं अपनी नंद के साथ चलते हुए बाहर आई। मुझसे सीढ़ी से उतरा नहीं जा रहा था और चलते चलते लड़खड़ा रही थी, लेकिन मेरी नंद ने मुझे कसकर पकड़ा हुआ था। मुझे अभी उम्मीद थी कि जो कुछ भी मैंने सुना है वह सच नहीं है। जैसे ही मैं नीचे आई, मेरी यह उम्मीद टूट गई। मेरे पति सामने लेटे हुए, उनके पूरे शरीर पर सफ़ेद रंग की चादर बिछाई हुई थी। उनको देखकर मेरा दिल मुंह में आ गया। यह सब कुछ कैसे हो सकता है? अभी कुछ घंटे पहले तो मैंने उन्हें बिल्कुल ठीक घर से ऑफिस भेजा था, फिर अचानक यह सब कुछ कैसे हो गया? मेरे पति मुझे छोड़कर जा चुके थे। मैंने तो अभी उन्हें प्रेगनेंसी की खुशखबरी सुनानी बाकी थी, उन्हें सरप्राइज़ देना था, लेकिन उन्होंने तो मुझे ही सरप्राइज़ दिया।
वह भी इतना खतरनाक सरप्राइज। मैंने तो कभी उनके बिना जीने का सोचा भी नहीं था। मेरे देवर से मुझे पता चला कि उनका एक्सीडेंट हो गया था और उन्होंने उसी पल अपने प्राण त्याग दिए थे। मेरे ससुर ने आकर मेरे सर पर हाथ रखा। मेरी नंद और देवरानी मुझे गले से लगाकर रोने लगी। मैं अपने पति से लिपट लिपट कर रो रही थी और अपनी किस्मत को कोस रही थी। मेरे साथ साथ मेरे बच्चों की किस्मत भी खराब हो गई थी। वह तो दुनिया में आने से पहले ही अनाथ हो चुका था। मैं तो बेजान हो गई थी। मेरे पति की बॉडी को अंतिम संस्कार के लिए ले जाया गया, क्योंकि शाम होने से पहले अंतिम संस्कार करना जरूरी था। मैं बिल्कुल भी होश में नहीं थी। जब वापस आए तो मेरी देवरानी और नंद मुझे मेरे कमरे में लेकर चली गई। कुछ देर तो मेरे पास बैठी और मुझे सांत्वना दी। फिर वह भी अपने अपने कमरे में चली गई। अब मेरे सामने पहाड़ जैसी जिंदगी पड़ी थी, जो मुझे अकेले ही गुजारनी थी। इस दुनिया में मेरे पति के अलावा मेरा कोई और सहारा नहीं था। मैं अपने बच्चों के साथ इस दुनिया में अकेले रह गई थी। काश मैंने फ़ोन करके उन्हें सब कुछ बता दिया होता। वह कहीं और जाने के बजाय घर पर आ जाते और ये हादसा उनके साथ हुआ ही नहीं होता। रोज़ दिन निकलता और रात हो जाती। मुझे तो कुछ पता ही नहीं चल रहा था। एक दिन 1 साल के बराबर लगता था। आज उन्हें जाकर 3 महीने हो चुके। मैं अपने कमरे में बैठी थी जब मेरी देवरानी और उसकी बेटी कुछ सामान मेरे लिए मेरे कमरे में आई। इससे पहले कि मैं उनसे कुछ पूछती, मेरी देवरानी मुझसे कहने लगी कि देखो, तुम बुरा मत मानना, आज से हमारे दोनों बच्चे तुम्हारे कमरे में ही रहेंगे। तुम्हें तो पता है इनका कमरा छोटा है और अब इन्हें कम पड़ रहा है। वैसे भी तुम अकेली रह गई हो, इतने बड़े कमरे में क्या करोगी। मैं उससे कुछ कहना चाहती थी, लेकिन उससे बिना कुछ कहे ज़रूरी सामान उठाकर उन बच्चों के लिए कमरे में चली गई। मैं कुछ समझ नहीं पा रही थी इसके दिमाग में क्या चल रहा है। कुछ दिनों बाद मुझे इस कमरे से भी निकाल कर दूसरे कमरे में शिफ्ट कर दिया गया और मेरी ननद वो कमरा ले लिया। वहाँ भी मैं कुछ दिन रही, फिर दूसरे कमरे में शिफ्ट हो गई। इस तरह करते करते इन लोगों ने मुझे स्टोर रूम में भेज दिया। मैं चुपचाप उनकी हर बात मानती रही। आखिर उनसे कहती भी तो क्या कहती और किसके सहारे मैं उनसे कुछ कहती। मेरे सर पर तो अब किसी का सहारा ही नहीं था। अब इन लोगों के लिए शायद मैं बोझ बन गई थी, इसलिए यह लोग मुझे इस तरह का बर्ताव कर रहे थे। इनमें उन लोगों का कोई कसूर नहीं। आखिर कब तक वो लोग मुझे ऐसे बिठाकर खिलाते रहेंगे। अब ना जाने मेरी ज़िंदगी में आगे कौन कौन सी कठिनाइयाँ लिखी हुई थी। अब मेरी तबीयत भी खराब रहने लगी थी। ना मुझसे कोई दवाई का पूछता था, ना ही कोई चीज़ को। हद तो यह थी कि उन्होंने घर के काम वालियों को भी निकाल दिया था और घर का सारा काम मेरे सिर पर आ गया था। और वह मुझसे कहती, अगर खाना खाना है तो काम करना होगा। उन्हें मेरे होने वाले बच्चे की परवाह नहीं थी। मैं भी उन्हें बिना कुछ कहे सारा काम कर दिया करती थी। मैं सुबह सवेरे उठकर उनके लिए नाश्ता बनाकर और साफ सफाई कर अपने कमरे में चली जाती और दोपहर को जब वह अपने कमरे में आराम कर रहे होते तभी मैं अपना शाम का सारा काम निपटा लिया करती थी। मेरे पति ने अपने भाई बहन के लिए क्या कुछ नहीं किया था, उसका बदला इस तरीके से दे रहे थे कि आज इन लोगों को उनकी पत्नी और होने वाले बच्चे की कोई परवाह नहीं थी। मैं एक रात कमरे में बैठी हुई थी जब किसी ने मेरे कमरे का दरवाज़ा ज़ोर से खटखटाया। मैं घबरा गई। इतनी रात को मेरे कमरे में कौन आया। मैंने घबराते हुए दरवाज़ा खोला तो देखा कि सामने मेरे देवर खड़े थे। वह अंदर मेरे कमरे में आ गए। उनकी आंखों में मेरे लिए प्यार दिख रहा था और उनके चेहरे पर भी मुस्कुराहट थी। मैं उनको देखकर दंग रह गई। मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा था और मुझे थोड़ी घबराहट भी हो रही थी। मैं उनसे कुछ कहती इससे पहले वह मेरी तरफ बढ़े। मेरा नाम वृंदा है। मैं अनाथ थी। मेरे दादा दादी ने मुझे पाल पोस कर बड़ा किया। जब मैं 20 साल की हुई तो मेरे दादा दादी ने मेरी शादी करा दी। रवि मुझसे 8 साल बड़े थे। रवि की फैमिली बड़ी थी। सब लोग साथ मिलजुल कर रहते थे। रवि को 2 भाई और एक बहन थी। मेरे ससुर की उम्र हो गई थी। मेरी सास बहुत पहले ही चल बसी थी।
मेरे पति बड़े होने के कारण घर की और अपने भाई बहन की जिम्मेदारी भी उन पर ही थी। वह एक बहुत मेहनती इंसान थे और अपने घर वालों से बहुत प्यार करते थे। हमारी शादी के 1 साल बाद ही उन्होंने अपने एक भाई की शादी कर दी थी। छोटा भाई और नंद को सदा शादी बाकी थी। हमारा घर भी बहुत बड़ा था। जैसे जैसे समय गुजरता गया मुझे भी रवि बहुत ज़्यादा प्यार हो गया। रवि तो मुझ पर अपनी जान निछावर करते थे। रवि ने अपने भाई बहन को उनका हिस्सा भी दे दिया था, लेकिन उन लोगों ने अपना सब कुछ गंवा दिया था। वैसे तो हम लोगों की ज़िंदगी में किसी चीज़ की कोई कमी नहीं थी, लेकिन भगवान ने हमें बच्चे के सुख से दूर रखा था। शादी के 10 साल बाद भी हमें कोई संतान नहीं हुई थी। फिर एक दिन मुझे खुशखबरी मिली और उसके साथ ही बुरी खबर भी। रवि मुझे छोड़कर दुनिया से जा चुके थे। उसके बाद तो जैसे पूरे परिवार पर बोझ ही बन गई। आज मैंने अपनी बेटी को जन्म दिया था। मेरे परिवार वाले बहुत खुश थे। सब लोग अस्पताल में खड़े थे। सब लोग मेरी बेटी से बहुत प्यार कर रहे थे और उसे बार बार चूम रहे थे। सब लोग उसे एक दूसरे की गोद से लेने के लिए झगड़ रहे थे कि यह सब कुछ क्या हो रहा है। लेकिन मैं अपनी बेटी के लिए सबके दिलों में प्यार देखकर मुझे खुशी हो गई थी। मैं सोच रही थी कि शायद अब इस बच्ची की वजह से मेरी ज़िंदगी आसान हो जाएगी। 3 दिन बाद मुझे अस्पताल से डिस्चार्ज मिल गया। पिछले 2 महीने से सब मेरे साथ बहुत अच्छे से बर्ताव कर रहे थे। शायद इन लोगों को सब कुछ याद आ गया जो जीते जी इनके भाई ने इनके लिए किया था। लेकिन मेरा दिल अब इस घर में जाने को बिल्कुल भी नहीं कर रहा था। मैं अपने दादा दादी के पास जाना चाहती थी। मैंने अपने ससुर से अपने जाने की बात की तो वह कुछ उदास से हो गए। फिर मेरे सर पर हाथ रखा और मुझे बोले कि मैं जानता हूँ तुम्हें घर के लोगों से बहुत परेशान किया है और अब तुम्हें घर में रहना नहीं चाहती हो, लेकिन मेरी सालों से इच्छा थी कि मैं रवि के बच्चे को अपने गोद में खिला लूँ। मैं तो कब का इस दुनिया से जा चुका होता, लेकिन शायद मेरे नसीब में रवि के बच्चे को देखना लिखा था, इसलिए मैं अभी तक जिंदा हूँ। अब जाकर यह खुशी मुझे मिली है। अब जब तक जिंदा रहूँ तुम इसी घर में रहोगी और तुमसे अब यह कोई कुछ नहीं कहेगा। यही मेरा आखिरी फैसला है। 1 हफ्ते में तुम्हारी शादी रोहित से करवा रहा हूँ। यह बात सुनकर मैं उन पर चीख पड़ी। वो ऐसा कैसे कर सकते थे? उन्होंने मुझसे कहा, मैं ऐसा करने का हक रखता हूँ। तुम्हारे पास मेरे बेटे की बच्ची है। अगर तुम इसको यहाँ से लेकर जाओगी तो इसका पालन पोषण कैसे करोगी? तुम्हारे पास तो कोई कमाने वाला भी नहीं है और मैं किसी भी सरल अपनी सूरत में अपनी पोती को इस घर से बाहर नहीं जाने दूंगा। अगर तुम्हें छोड़कर जाना चाहती हो तो तुम्हें इस बच्चे को छोड़कर भी जाना होगा। इसलिए बेहतर है कि तुम यहीं पर रहो और रोहित से शादी कर लो। रोहित तुम्हारा छोटा देवर ही सही, पर तुम्हारी उम्र का ही है। तुम्हें भी सहारा मिल जाएगा और इस बच्ची को भी बाप की कमी महसूस नहीं होगी। अब तुम्हारा फैसला है, तुम क्या करना चाहती हो। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि यह लोग मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं। मुझे घर से जाने क्यों नहीं दे रहे। पिछले 2 महीने से इनका बर्ताव मेरे साथ बहुत अच्छा था। यह सब लोग मुझ पर बहुत ज़्यादा प्यार बरसा रहे थे, लेकिन उससे पहले जो इन लोगों ने मेरे साथ किया था, मैं वह सब कुछ भी नहीं भूल सकती थी। मुझे तो इन लोगों के यूँ अचानक बदलाव की वजह समझ में नहीं आ रही थी। कुछ तो इन लोगों के दिमाग में चल रहा था जिसे मैं समझ नहीं पा रही थी। कुछ तो था जो यह लोग मुझसे छुपा रहे थे। अब यह लोग मेरे साथ क्या करने वाले थे? अगर इन लोगों को रवि की बच्ची की इतनी ही फिक्र होती तो यह फिक्र पहले कहाँ चली गई थी, जब यह बच्चा मेरी कोख में ही था। यह सब उस रात से शुरू हुआ जिस रात मेरे देवर मेरे कमरे में आए गए। उसी रात इन लोगों ने कुछ सोचा था। अब मुझे पता लगाना था कि लोगों के दिमाग में क्या चल रहा है। वो दोनों भाई मेरी तरफ आ रहे थे और मैं डर कर उनसे पीछे जा रही थी। कुछ ही देर बाद मैं हैरान रह गई। मेरे मुंह से अचानक चीख निकल गई। वह ऐसा कैसे कर सकते थे? मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था। वह दोनों भाई मेरे पैर पकड़कर बैठ गए थे और मुझसे कह रहे थे कि भाभी, हमें माफ़ कर दीजिए, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई।
हम अपने किए पर बहुत ज़्यादा शर्मिंदा है। हमने तो इतना बड़ा गुनाह किया है कि हम आपके सामने खड़े होने के काबिल भी नहीं रहे। आप हमारे भाई की पत्नी थी, उस भाई की जिसने जीते जी हमारे लिए बहुत कुछ किया। हमें तो आपका बहुत ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए था, लेकिन हमने आपको ऐसी हालत में लाकर खड़ा कर दिया। मैंने उन लोगों के हाथों से अपने पैर खींच लिए। कुछ देर बाद मेरी देवरानी और नंद भी आए, लेकिन यह लोग मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे थे? मेरे पास ऐसा क्या है जिसकी वजह से लोगों को मेरे पैरों में गिरना पड़ गया? उस वक्त मैंने उनको माफ़ कर दिया। अब मुझे इन लोगों ने मेरे कमरे में भेज दिया था, जहाँ मैं रवि के साथ रहती थी। मेरी देवरानी, देवर, ससुर, नंद सब मेरे आगे पीछे घूमते थे। ये क्या हो रहा था? मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। अब मुझे लोगों का सच जानना था और वजह जानने के लिए मेरे पास एक ही चारा था कि मेरे हाथ से शादी के लिए हाँ कर दूं। मुझे मजबूरन रोहित से शादी के लिए हामी भरनी पड़ी। मुझे रोहित से शादी करनी पड़ी क्योंकि मैं अपनी बेटी को किसी भी हाल में इन लोगों के पास नहीं छोड़ सकती थी। अब वही मेरे जीने का सहारा था, मेरे पति की आखिरी निशानी है। मैं उसे ऐसे कैसे लोगों के पास छोड़ देती? और पिछले दिनों इन लोगों ने जो कुछ भी मेरे साथ किया, उसके बाद तो यह सब कुछ सोच भी नहीं सकती थी। मैं अपने ससुर के पास गई और मैंने उनसे कहा कि मैं रोहित से शादी करने के लिए तैयार हूँ। जैसे ही यह बात बाकी घर वालों ने सुनी, उनके चेहरे खुशी से चमक उठे। ऐसा लग रहा था जैसे उन्हें कोई खजाना मिल गया हो। अगले ही दिन मेरी शादी हो गई। दिन ऐसे गुजर रहे थे। अब तो मेरी देवरानी और नंद और ज़्यादा मेरे खातिरदारी करने लगी। मेरे कुछ कहने से पहले ही हर चीज़ मेरे पास हाजिर हो जाती। लेकिन मुझे इन सब बातों से कोई मतलब नहीं था। मैं तो सिर्फ इन लोगों का सच जानना चाहती थी, जो एक दिन मेरे सामने आ ही गया। हम सब लोग हॉल में बैठकर टीवी देख रहे थे। मेरे ससुर अपने कमरे से निकलकर मेरे पास आए। उन्होंने जो कुछ भी मुझसे कहा, वह सब कुछ सुनकर मेरे तो पैरों तले से ज़मीन निकल गई। कोई इतना मतलबी कैसे हो सकता था? दरअसल रवि ने सबके हिस्से उनको दे दिए थे, लेकिन सब अपने हिस्से के पैसे ख़त्म कर चुके थे। सिर्फ रवि के पैसों का ही सही इस्तेमाल किया था। उनके कारोबार में बरकत थी, इसलिए वह बिना कुछ सोचे समझे अपने पूरे परिवार को संभालते। लेकिन जब उनकी पत्नी और बच्चे की बारी आई, तो बजाय एहसान का बदला एहसान से देने से इन लोगों ने मुझे और इस बच्ची को अपने ऊपर बोझ समझ लिया और हमारे साथ ऐसा बर्ताव किया। ऐसा तो कोई परायों के साथ भी नहीं करता। रवि के वकील ने मुझे पता चला कि रवि ने अपने सारे पैसे मेरे नाम पर रखे हैं। इन लोगों को तो यकीन ही नहीं आ रहा था कि रवि ने अपनी सारी जायदाद मेरे नाम कर दी है। इसलिए इन लोगों ने मेरी बेटी को ढाल बनाकर मेरी शादी रोहित से करवा दी, ताकि रोहित से शादी करने के बाद मैं इसी घर में रहूं और ये लोग मेरा पति के पैसों से ऐश करते रहे। यह सारा खेल मेरे साथ इस जमीन जायदाद के लिए ही खेला जा रहा था। सोच भी नहीं सकती थी कि यह लोग पैसों के लिए इतना गिर जाएंगे। मैंने भी फैसला कर लिया था कि मैं यह सारी जायदाद रोहित के नाम करके उसको डिवोर्स देकर अपनी बेटी के साथ इस घर से चली जाऊंगी। मैं अपना सामान पैक कर रही थी। मेरा दूसरा पति रोहित मेरे कमरे में आया और आकर मुझसे माफ़ी मांगने लगा। उसने मुझे बताया, यह सच है, तुमसे शादी जायदाद के लिए की, लेकिन मैं तुम्हारी अच्छाई देखकर मुझे तुझसे कब से प्यार हो गया, पता ही नहीं चला। मुझे ये सारी जायदाद नहीं चाहिए। प्लीज़ तुम मुझे छोड़कर कहीं मत जाओ। मैं तुम्हें शिकायत का कोई मौका नहीं दूंगा। मैंने अपनी बेटी की खातिर रोहित को माफ़ कर दिया, उसको एक आखिरी मौका दिया, लेकिन उसने भी कोई कमी नहीं छोड़ी। उसने एक अच्छा पति और एक अच्छा बाप बनकर दिखाया। रोहित और मैं अलग घर में शिफ्ट हो गए। रोहित रवि की तरह एक अच्छा इंसान था। उसे जब मौका मिलता वो अपने भाई बहन की मदद करता था। उसने अपनी बहन की शादी एक अच्छे घर में करा दी। अब मैं और मेरी बेटी उसके साथ बहुत खुश थे। मैंने भी पूरे दिल से सबको माफ़ कर दिया था।